जल्दी पूछो यार, पूरा लेक्चर ऐसे ही बीत जाएगा फिर। सर पार्ट 4 का थर्ड ये सेकंड वाला पार्ट 4 का सेकंड वाला ये है ना, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। यहां से हमने फोर्स लगाया 80 न्यूटन का, और यहाँ पे न्यू का वैल्यू गिवन है 0.5 है, 0.6 है। तो अगर हम एफ मैक्स निकालेंगे तो बनेगा 60, और ये सरफेस स्मूथ है। तो एक्सलेशन निकालना है 15 केजी ब्लॉक का। यहाँ पे हम लोग 15 केजी वाले ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं। अब ये दोनों पुली ना 15 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर फिक्स्ड है, ये भी 15 केजी का पार्ट होगा। तो पुली पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली 15 केजी पे लग रहा है। यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इस रस्सी का टेंशन 80 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे पुली पे 80 न्यूटन लगेगा, यहाँ पे पुली पे 80 न्यूटन लगेगा, यहाँ पे पुली पे 80 न्यूटन लगेगा, और यहाँ पे पुली पे 80 न्यूटन लगेगा। तो ये जो पुली पे लग रहा है वो 15 केजी का पार्ट है, तो बेसिकली 15 केजी पे भी इतना ही लग रहा है। और यहाँ पे इस ब्लॉक पे 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो वाई डायरेक्शन में देखोगे तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जो 15 केजी पे लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो 15 केजी पे ये दोनों फोर्स लग रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कोई एक्सटर्नल फोर्स 15 केजी पे लग नहीं रहा है, 10 केजी पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये फिगर बेसिकली ऐसा ही है, ये है कि ये ब्लॉक है 15 केजी का, ये ब्लॉक है 10 केजी का, और 10 केजी पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका एफ मैक्स है 60। अब नॉर्मल एक्सलेशन निकालते टू ब्लॉक प्रॉब्लम का वैसे निकाल लो। तो वो एक्सप्लेन कीजिए ना कि 50 केजी पे कोई फोर्स कैसे नहीं लग रहा है, वही मेरे को जानना था। मैंने ऐसे पढ़ाया था ना कि हम कभी ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो पुली जिस ब्लॉक के ऊपर फिक्स्ड होगा उस पुली उस ब्लॉक का पार्ट होगा, ऐसे पढ़ाया था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ये पुली इसका पार्ट है, तो पुली पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इस ब्लॉक पे लग रहा है, मेरा पुली सिस्टम के अंदर है। हाँ और पुली पे 80 न्यूटन ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। हाँ 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 ठीक है, समझा समझा। हाँ कंपटीशन है ना, के हमारे गाड़ी से बाकी 3 कंपटीशन। और कोई डाउट है? थर्ड में अब थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया, बट उससे बहुत फर्क पड़ गया। और फिर से वही है, हाँ मैं पूरा फिगर नहीं बनाता हूँ। इसका मास 10 केजी है, इसका मास 15 केजी है, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 है, और ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब जो है ना, अब यहाँ पे पुली पे, चलो पुली दिखा देता हूँ मैं। अब रस्सी का टेंशन 80 होगा। अब पुली पे ऊपर की तरफ 80 न्यूटन लगा है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ 80 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ 80 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे इस तरफ 80 न्यूटन लग रहा है। अब ये सारा फोर्स 15 केजी पे लग रहा है, बेसिकली ऐसा लेंगे हम। अब एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे इसके ऊपर 80 न्यूटन लग रहा है, तो अब सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फोर्स देखोगे तो कैसा फिगर होगा। ये 15 केजी का ब्लॉक है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 हो सकता है। 10 केजी वाले ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लग रहा है 80 न्यूटन, और देखो 15 केजी वाले ब्लॉक पे 80 न्यूटन अब आ रहा है, तो 15 केजी वाला ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लग रहा है 80 न्यूटन लेफ्ट की तरफ। ये फिर इसके इक्विवेलेंट है। इसके आगे तो वो नॉर्मल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कर लेंगे हम। सर हम लोग वो पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे नीचे का? क्या क्या? वो नीचे वाले पुली पे भी राइट पे लग रहा है ना?
थर्ड वाले क्वेश्चन में कहाँ लग रहा है? अच्छा ठीक है। मेरा सिस्टम ये है, ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पे जो फोर्स वो सब जो इंटरनल होगा, ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं हम। और क्या डाउट है? बंद कर दो ना उसको। बंद करते हैं ना। हो गया डिस्कशन और किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर। सर ऑप्टिक्स डिस्कस नहीं करेंगे क्या पार्ट 1? होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, हाँ सर। तो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर, एक्सरसाइज का पार्ट 1 पूरा क्या डाउट है? सर, फिफ्थ वाला। 5th वाला। एक सेकंड रुको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 5th। हाँ सर। ये है ना, कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर है। हाँ भैया। थीटा पे आ रहा है वही। हाँ, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ f है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। इसको ओरिजिन माना, इसको x एक्सिस अज्यूम किया, इसको y एक्सिस अज्यूम किया। After 3 successive reflection, इमेज का XY कोऑर्डिनेट बनाना है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो थीटा पे आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट, ऐसे सारे एंगल थीटा पे आ रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्टेड रे वो थीटा पे होगा। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रे आ रहे हैं थीटा पे, तो यहाँ के सारे रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होके रेज आ रहे हैं वो आके इस मिरर में इंसिडेंट होगा थीटा एंगल पे। ये सारे जो रेज है, ये रेज आपस में पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता होगा कि जो रेज आपस में पैरेलल होते हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होते हैं, वो रेज फोकल प्लेन में आके मीट करते हैं। तो ये सारे रेज फोकल प्लेन में आके मीट करेगा, ये जितने भी पैरेलल रेज आ रहे हैं। अब ये रे जो पोल पे थीटा एंगल पे आके हिट किया, तो एक प्रॉपर्टी पता होगा कि पोल पे जो थीटा एंगल पे आके हिट करता है रे, वो रिफ्लेक्ट भी थीटा एंगल पे आता है होता है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये रे फोकल प्लेन में यहाँ पे मीट किया, तो बाकी रेज भी फोकल प्लेन में यहीं पे मीट होना पड़ेगा। तो ये सारे रेज फोकल प्लेन में मीट होता है, तो ये इमेज यहाँ पे बनेगा।
ये फोकल प्लेन है तो ये डिस्टेंस f होगा। यहाँ पे tan थीटा लगा दो तो tan थीटा हो जाएगा y बाय एफ। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा शायद से बहुत स्मॉल है, इन्होंने पहले से बोल रखा है। तो tan थीटा का अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं थीटा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा f थीटा। अब देखो, अभी देखो मैंने एक रिफ्लेक्शन करा दिया, दूसरा रिफ्लेक्शन करा दिया, अब मुझे एक बार और कराना है क्योंकि 3 रिफ्लेक्शन बोला इन्होंने। तो अब ये जो इमेज बना ना वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस कितना है d माइनस एफ और ये वाला डिस्टेंस कितना है f थीटा। तो इस प्लेन मिरर इस इमेज का वापस इमेज यहाँ बना देगा। ये डिस्टेंस d माइनस एफ होगा और ये डिस्टेंस f थीटा होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया d माइनस एफ, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया नीचे की तरफ है इसलिए माइनस एफ थीटा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मिरर में थीटा एंगल पे आके रे हिट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट होगा थीटा एंगल पे। ये जो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आके इस कॉनकेव मिरर को हिट करेगा। अब ये सारे रेज आपस में पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये सब फोकल प्लेन में मीट करेगा। जो पोल पे थीटा एंगल पे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद थीटा एंगल पे ही जाएगा। तो वो पोल पे अगर यहाँ पे आके मीट किया तो बाकी रेज भी रिफ्लेक्ट होगी, आके मीट करेगा। तो फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा इस कॉनकेव मिरर का। अब ये जो कॉनकेव मिरर का इमेज है वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मैंने डिस्टेंस देख लिया, वापस से इमेज बना दिया। तो ये आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन का इमेज है, इसका एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, आ गया। डाउट था, किसको डाउट था, समझ में आया? कोई हाँ सर doubt समझ है? गया सर, नहीं कोई डाउट नहीं। और कोई डाउट? हाँ सर 9th वाला। 7th मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये रियल इमेज है। अब ये रियल इमेज है मतलब यहाँ पे रेज आना पड़ेगा, मिरर यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अगर मिरर यहाँ पे होगा तो रे ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। तो रियल इमेज है तो मिरर को या तो यहाँ होना पड़ेगा या फिर यहाँ होना पड़ेगा, तभी जाके रेज यहाँ पे आ पाएगा, तभी ये रियल इमेज होगा। अब हम लोग अब हमें ये ढूंढना है कि ये मिरर कौन सा होगा। तो मिरर ढूंढने के लिए मिरर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। दोनों केस में इसका u और v नहीं सॉरी इमेज रियल का ही नहीं बोला इन्होंने, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बोला है। सॉरी इमेज रियल ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट रियल है। इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा, मैग्निफिकेशन कितना होता है HI/HO और मिरर में किसके इक्वल होता है -V/U। अब ये देखो HI पॉजिटिव है तो HI नेगेटिव है तो HO पॉजिटिव है, HO पॉजिटिव है HI नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट साइड में बन रहा है। तो ये टर्म देखो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो V/U को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। अब V/U पॉजिटिव कब हो पाएगा जब U और V मिरर के सेम साइड में है। मिरर यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट साइड में हो गया तो V/U नेगेटिव आ जाएगा, तो मिरर को यहाँ पे कहीं होना पड़ेगा। एक तो हमें बात समझ में आ गई कि मिरर यहाँ पे कहीं पे है। अब ये मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है ये कैसे पता चलेगा? एनलार्ज कॉन्वेक्स इमेज है मिरर ना? कभी रियल
नहीं वो भी है, कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल रियल इमेज बनाता है क्या? पर क्या एक बार फिर से बोलना। बनाता है ना सर रियल इमेज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स दोनों कॉन्वेक्स बनाते मिरर रियल भी रियल बनाते ऑब्जेक्ट का वर्चुअल। रियल नहीं, कॉन्वेक्स मिरर रियल सर वर्चुअली ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो यहाँ पे तो रियल इमेज बन हाँ रहा रियल है, ऑब्जेक्ट तो फिर ये कॉन्वेक्स मिरर हो सकता कॉन्केव है। कॉनकेव होगा। हाँ, अब मिरर कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है कि इधर रखा हुआ है? इसका ऑब्वियसली एच आई बड़ा है कि एच ओ बड़ा है? एच आई बड़ा है। वी बड़ा होगा कि यू बड़ा होगा? वी। वी। क्योंकि मिरर राइट में कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन था। सर 9th। तो माइक ऑन रखो ना, माइक तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो तुम्हें वैसे पता है फिर मैं उसमें ज्यादा फोकस करूंगा ना, तुम्हें जिसमें डाउट है मैं वो बता दूंगा। ये म्यू है यहाँ का 3/2 और यहाँ पे ऐसे पैनल रे आ रहा है और एंगल गिवन है अल्फा 1.8 डिग्री। तो ये प्रिज्म इस रे को बेंड कर देगा, ये वही है जो भी मैंने थोड़े पहले बताया था। प्रिज्म इस रे को डिविएट कर देगा, इसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। म्यू है 3/2 तो म्यू माइनस 1 कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, तो 0.9 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से जो रे आ रहा है ना प्रिज्म की वजह से, ये 0.9 डिग्री डिविएट हो जाएगा। ऐसे बहुत रे आ रहे हैं, सब 0.9 डिग्री डिविएट हो जाएगा। अब ये सारे रे आके इसमें हिट करेगा, ये एंगल भी कितना होगा, ये 0.9 होगा। अब फिर से ये सारे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट होगा, आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल plane। फोकल पे। और ये जो 0.0 रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल में होगा, ये एंगल 0.9 कितना होगा, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो फिर से हम tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एफ, तो y आ जाएगा f थीटा। अब y को मैंने f थीटा लिखा है, थीटा कौन से यूनिट में रखना पड़ेगा मुझे, डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में रखना पड़ेगा ना। तो डिग्री में 9 पॉइंट, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे हम, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, मेरा ये इसी में प्रॉब्लम होता है लास्ट वाला। ठीक है। 14th। In case of real image formed by thin convex lens, the linear magnification is directly proportional to image distance, inversely proportional to object distance, directly proportional to the distance of the image from the nearest principal focus, inversely proportional. लेंस है, लेंस का m कितना होता है, v बाई यू। तो ना यहाँ पे अगर मैं v को चेंज करूंगा तो u कांस्टेंट है क्या? v को चेंज करूंगा तो u कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है। नहीं सर। तो m इज प्रोपोर्शनल टू v करेक्ट है, u कांस्टेंट है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u करेक्ट है, v कांस्टेंट है।
हाँ या ना बोलो जल्दी। हाँ सर। सर एक बार अच्छे से बता सकते हैं सर, क्या समझा नहीं मेरे को। अरे y प्रोपोर्शनल टू x कब होता है? जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x होता है, ऐसा ही तो होता है ना? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x है तो y x से प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो m वो अगर v को वैल्यू करूंगा तो u भी वैल्यू होगा, तो u कांस्टेंट है क्या? नहीं नहीं। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू v बन रहा है, नहीं। तो ये गलत है ना? हाँ सर m ठीक है इज समझा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं सर वो भी गलत है। सर 15th। ray from an object immersed in water transfers a spell. ये एक बबल है और ये पूरा पानी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो पानी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा, बबल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है? तो अब इस ऑब्जेक्ट से रे क्या होगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर बबल के पास आएगा। तो बीच में यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे। तो हमें बताने की जो फाइनल इमेज होगा वो कैसा होगा, तो हम लोग 2 बार रिफ्लेक्शन करवा देंगे और ये बोला कि बहुत दूर रखा हुआ है, तो पहले हम इस सरफेस से कराएंगे। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, यू बहुत दूर है तो माइनस इंफिनिटी, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यहां से हमारा v कितना आ रहा है, -3r आ रहा है, क्या सही है क्या? हाँ सही है। हाँ सर। तो पहला, हाँ पहला सरफेस का इमेज का बना, यहाँ पे बना, ये डिस्टेंस कितना है 3r। अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। इसके लिए u कितना हो जाएगा 4r, क्योंकि यहां से डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो -4r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। इसका नेगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशन। अब ये हमारा कितना आ रहा है 4/3 इज इक्वल टू, क्योंकि वो मतलब क्या पूरा बोल रहे हो? एक डायमीटर सेकंड। लेंगे ना। हाँ मैं गलत बोला, 5r आएगा ना? हाँ अब सही हो गया ना? सॉरी। यहां से v निकाल लेंगे हम, v कितना आएगा अब 3 या 5r। v आएगा हमारा 15r डिवाइडेड बाय 8, माइनस में आएगा और इंटू 4/3, 5 और 2, -5r/2 आ गया, अगर कोई मिस्टेक नहीं किया मैंने तो। रियल इमेज है क्या वर्चुअल इमेज है?
इमेज रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। और फिर रिफ्रैक्शन, ये स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन का मैग्निफिकेशन निकालना आता है ना, μ1 b by μ2 b, जो भी फॉर्मूला होता है। हाँ, तो m1 m2 दोनों निकाल लेना, m1 into m2 निकाल लेना। अब m1 into m2 अगर नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड होगा, पॉजिटिव आया तो इरेक्ट होगा, और m1 m2 का जो मैग्नीट्यूड है 1 से ज्यादा आ गया तो मैग्नीफाइड होगा, 1 से कम होगा तो डिमिनिश्ड होगा। सर वर्चुअल वाला पार्ट समझिए। अरे ये फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे -5r/2 पे, यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, और रेज यहाँ पे है, रेज यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट रहे होंगे क्या अपेरेंटली इंटरसेक्ट हो रहे होंगे? अपरेंटली क्योंकि वो वर्चुअल इमेज ही हो। हाँ, तो वर्चुअल इमेज होगा। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो फिर सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे ना? कौन सा पहला वाला? वो v by तीन कौन 14 वाला। मैग्निफिकेशन वाला v by u, यही वाला। हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? गलत है। अभी हमने किया है ना फर्स्ट और डायरेक्ट में, हाँ गलत है। फर्स्ट और सेकंड सेकंड स्टेटमेंट किया करेक्ट है कि हमने। गलत? हाँ, थर्ड गलत। मैंने पूछा नहीं तो बताया नहीं। अब ना इस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? इस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा f/f प्लस u। u को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? ये v है। अच्छा ऐसे देखेंगे तो हाँ। u को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? f माइनस v बाई f। ये f कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ सर कांस्टेंट है, समझ गया। सर ये वो xy इज इक्वल टू एफ स्क्वायर से आ सकता है क्या? हाँ, उससे और जल्दी आएगा। हाँ सर वही। सर इसमें सर एक वो पूछना था, ये जो 15 वाला क्वेश्चन हमने किया ना, तो मतलब बबल के लेफ्ट में बना है इसलिए हमने उसको वर्चुअल बोला ना। हाँ हाँ, तो मतलब अगर बबल के अंदर बनता लेफ्ट में सपोज, वर्चुअल बोला, राइट में बनता, बबल के अंदर बनता तो भी वर्चुअल है, यहाँ बनता तो भी वर्चुअल है। अच्छा ठीक। राइट, यहाँ बनेगा तो रियल है। सर बस सर कोई और डाउट नहीं है सर, आप वर्क पर एनर्जी का बढ़ा दीजिए। चलो ठीक। सर ये भी पूछना था कि मतलब आप HLPs करने वाले हो डिस्कस, मतलब NLM का भी? हाँ सर संडे, सर मैंने संडे, कहा ना तो संडे टेस्ट है ना, तो आप ये जो फ्राइडे या सैटरडे वाली क्लास में एनएलएम का एचएलपी एक डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग बोलो, लेक्चर के बाद मैं पूछता हूँ ना क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में, वो उस समय बोल दिया करो बस। हाँ सर, तो नेक्स्ट क्लास में एचएलपी करेंगे सर एनएलएम से। अभी नहीं, लेक्चर के लास्ट में जब मैं पूछूंगा, तो तुम लोगों ने टॉपिक नहीं बोला, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में मैं पूछूंगा होमवर्क क्या करोगे, तुम लोग बोल देना। हाँ सर ठीक है, खुद से डिसाइड करके। हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर इज डिफाइंड एज rate at which work is done, rate of work done। पावर को एक और तरीके से समझते हैं हम। पावर इज डिफाइंड एज rate of energy
ये एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एनर्जी का रेट है, दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट। ठीक है, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू टी टी, वंदन का रेट। डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी टी है, ये हो जाएगा एफ डॉट बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी क्या होता है? वी हो जाता है। तो पावर का और एक फॉर्मूला आ जाएगा एफ डॉट वी। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। और पावर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बात बताओ, पावर ना एक इंस्टेंट का होता है कि दो इंस्टेंट के बीच का होता है? तो टाइम इंटरवल के बीच में कितना वर्क किया है? बट डीडब्ल्यू बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस होता है। हाँ, डी तो वही मैं डब्ल्यू पूछ रहा हूँ, पावर इंस्टेंट। हाँ, तो पावर हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है कि दो इंस्टेंट के बीच का होता है, दो एक टाइम इंटरवल का होता तो है? डी टी हुआ तो फिर तो इंस्टेंटेनियस हुआ, लेकिन हम लोग एवरेज वगैरह भी बोलते हैं ना फिर। एवरेज का बात छोड़ो, अभी हम पावर का बात कर रहे हैं। पावर इंस्टेंटेनियस है कि दो? इंस्टेंटेनियस है। हाँ। इंस्टेंटेनियस है। और पावर वंदन बाय टाइम से आ जाता है क्या हमेशा? सर इसमें हमेशा तो नहीं सर आता हमेशा है। तो नहीं है। हाँ, वंदन बाय टाइम से एवरेज पावर आएगा? हाँ सर एवरेज आ जाएगा। हाँ सर। आएगा। और हर इंस्टेंट अगर पावर सेम है तो वंदन बाय टाइम से पावर आ जाएगा? हर इंस्टेंट का पावर सेम है तो वंदन से पावर आ जाएगा? हाँ सर। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना, पावर इंस्टेंटेनियस होता है। और बेसिक डेफिनेशन है ना, डब्ल्यू बाई टी नहीं है, डी डब्ल्यू बाई डी टी है। डब्ल्यू बाई टी से क्या आता है? एवरेज पावर आता है, मतलब हर इंस्टेंट का जो पावर है उसका एवरेज वैल्यू आ जाता है। बट लेकिन अगर हर इंस्टेंट का पावर सेम है तो उसका एवरेज पावर भी उतना ही होगा। तो अगर हर इंस्टेंट का पावर सेम है तो फिर डब्ल्यू बाई टी से पावर भी आ जाता है। अपना बहुत बार क्वेश्चन में मतलब एक टाइम इंटरवल का पावर पूछ लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इस टाइम इंटरवल का पावर बताओ। तो टाइम इंटरवल पावर वो इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहे हैं कि एवरेज पावर पूछ रहे हैं? एवरेज। एवरेज पूछते हैं। तो कभी भी टाइम इंटरवल पावर पूछ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना वो एवरेज पावर पूछ रहे हैं। तो डब्ल्यू टी से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टेंट का पावर पूछ रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहे हैं, वो डब्ल्यू टी से नहीं आएगा, वो डब्ल्यू बाई डी टी से आएगा। ये कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन करो, ये बॉल है, इसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट, ये ऐसे जाके गिर गया, ये एंगल थीटा है और ये इनिशियल वेलोसिटी u है। तो पावर बना है mg का
एट टी इक्वल टू 0 पे कितना होगा? माइनस एम जी यू साइन थीटा जे कैप। वेरी गुड, माइनस एम यू साइन थीटा। अच्छा जे कैप तो नहीं, मतलब स्केलर है, सॉरी। हाँ ठीक है, पिकअप मत कर देना। कैसे हाँ, किया हमने? पावर जो होता है वो कितना होता है? एफ डॉट वी। अब डॉट प्रोडक्ट मतलब ये एफ और वी परपेंडिकुलर वाले मल्टीप्लाई करेंगे कि अलोंग वाले मल्टीप्लाई करेंगे? डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है ना, पहले अपने आप जीरो वी हो जाएगा। कॉस। वो परपेंडिकुलर वाला तो जीरो हो हाँ। जाएगा ना क्या? हाँ, परपेंडिकुलर वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ अलोंग वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम जी का पावर निकालना है, तो एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे आएगा u cos थीटा और ऊपर की तरफ आएगा u sin थीटा। पावर होता है एफ डॉट वी। तो ये फोर्स और ये वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, और ये फोर्स और ये वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पहले तो नेगेटिव आएगा और कितना आएगा? एम जी वी यू साइन थीटा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पावर कैसे निकाला? पावर का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें हम, एफ डॉट वी। फोर्स यहाँ पे mg है, इनिशियल वेलोसिटी u है थीटा एंगल में, तो उसको मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब मैं अलग अलग पावर निकालूंगा, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और कितना आएगा? f इंटू यू साइन थीटा। तो ये पावर आ गया। सर पावर जो होता है वो दोनों होता है ना, एवरेज भी होता है, इंस्टेंटेनियस भी होता है ना? कौन सा? पावर जो डिफाइंड होता है वो दोनों के लिए होता है ना, एवरेज भी होता है ना और इंस्टेंटेनियस भी होता है ना? नहीं, हमेशा इंस्टेंटेनियस के लिए डिफाइंड होता है। एवरेज पावर तो निकालते हैं ना हम, मतलब एक इंटरवल के लिए तो पावर। एवरेज, हाँ, इंटरवल का जो पावर होता है वो एवरेज पावर होता है, ये तो बोल रहा हूँ मैं। पावर इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज पावर इंटरवल का होता है। इसका पावर कितना आएगा? जीरो आएगा। हाँ, इसका पावर कितना आएगा? 0। 0 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में ये t/2 में ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट में mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी इसके पास इस डायरेक्शन में होगा, तो ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब हमें f पावर निकालना है 0 से t इंटरवल का। ये कितने का? mg u sin theta। सर क्या, एक बार फिर से बोलना, मैं देखा नहीं। mg का एवरेज पावर निकालना है 0 से t टाइम तक के बीच का। जीरो आएगा। तो इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा क्या? एवरेज पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? W/T F डॉट V। W करेंगे ना? वर्क किसका लेंगे? कौन से फोर्स का? mg का, ग्रेविटी का। mg का। mg कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट। उसका वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा? नहीं। नहीं।
यहाँ से लेके यहाँ तक ये mg के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ? 0। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये ऐसे ही है, मतलब फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेस हुआ? नहीं, नहीं, तो फिर mg का वजन कितना है? 0। 0। 980 है तो पावर कितना आ जाएगा? 0। अच्छा, समझ गया। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अब ना हम जब एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको छोड़ के बाकी फोर्स को मैं एक्सटर्नल कह देता हूँ, वो डेल्टा के इक्वल होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को हम क्या लिख देते हैं? माइनस डेल्टा यू इसको टू डेल्टा के। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ जाता था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अब ये टर्म 0 है तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कंजर्वेटिव नहीं है, जिसका हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया। जैसे कि एक एग्जांपल, ये अभी नहीं कर पाएंगे, इसमें सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लगेगा। नहीं, चलो ये तो कर सकते हैं ना। एक सेकेंड, तुम लोगों का संडे को टेस्ट है क्या? हाँ सर। कहाँ तक आ रहा है? सर ग्रेविटेशन भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है थोड़ा सा। और 11 का कुछ आ रहा है क्या? सर 11 का ये WP तक ही आ रहा है। WP तक आ रहा है। और जेएन तक अभी हो गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन? नहीं सर, अभी केटीजी खत्म होने वाला है। कैलोरीमेट्री चालू किया था। क्या क्या? केटीजी खत्म होने वाला है सर। एक्चुअली वो हाँ, क्या प्लानर के हिसाब से अभी इलेक्ट्रो और करंट वगैरह होना चाहिए था, बट हम लोगों ने बोला कि केटीजी और थर्मो करा दीजिए ताकि वो वीक चैप्टर्स भी है और अगर जल्दी कवर होगा तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो प्लानर और एक्चुअल चीज से हम लोग थोड़ा डेविएटेड है। अभी हम लोग का केटीजी चल रहा है और कैलोरीमेट्री अभी अभी खत्म हुआ। ठीक है, तो इसलिए मतलब प्लानर में तो अभी मतलब प्लानर के हिसाब से संडे की टेस्ट में मतलब इलेक्ट्रोस्टैट और ये सब आना चाहिए ना, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, पर वो हुआ नहीं है टेक्निकली, तो शायद आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं हुआ है, करंट भी नहीं हुआ, ग्रेविटेशन भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं, उसके बदले मॉडर्न, न्यूक्लियर, कैलोरी और केटीजी हुआ है। ओके, मॉडर्न, न्यूक्लियर, कैलोरीमेट्री, केटीजी हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, अच्छा मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराता बट सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ पे ना ये ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का कुछ मास है, इस ब्लॉक का कुछ मास है। कौन सा ब्लॉक मूव करेगा? ए मूव करेगा कि बी मूव करेगा, दोनों मूव करेगा?
दोनों मूव करेंगे। तो जब बी मूव करेगा तो बी पे कौन से फोर्सेस वर्क डन करेंगे? सिर्फ mg करेगा और नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन वर्क तो भी करेगा। देखो, ए का एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, असर करेगा। बी का एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। ये तो रिलेटिव है, तो इसका दे देंगे हम। ठीक, बी पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बी वाला ना इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ कि नहीं नॉर्मल के अलाउंग? बी नॉर्मल के अलाउंग डिस्प्ले, देखो बी की वजह से तो नहीं होगा, बट बी ए के साथ साथ लेफ्ट भी जा रहा है कि नहीं? हाँ लेफ्ट जा रहा है। हाँ बी ए के जा रहा है। साथ साथ, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ और तो नॉर्मल का वर्क डन 0 आएगा कि आएगा? आएगा वर्क डन आएगा। आएगा आएगा। नॉर्मल का वर्क डन आएगा। अब बी पे नॉर्मल वर्क डन कर रहा है, तो नॉर्मल का वर्क डन के करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है क्या? नॉर्मल का कोई पोटेंशियल किया हमने? नहीं नहीं नॉर्मल को हम एक्सटर्नल फोर्स में काउंट करेंगे, तो बी पे नॉर्मल को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में काउंट करेंगे, तो बी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है। नॉन जीरो है ना? तो बी का एनर्जी कंजर्व होगा। नहीं एनर्जी कंजर्व नहीं। यहाँ पे बी का एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसका कभी एनर्जी कंजर्व मत कर देना, क्योंकि नहीं होता इसका एनर्जी कंजर्व, क्योंकि नॉर्मल भी वर्क डन करता है। सर अगर ए फिक्स्ड होता तो कंजर्व अब कर थोड़ा सा फील आ रहा है। हाँ, अगर ए को हम लोग अभी फिक्स अगर मगर मत करो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान दो, अगर मगर मैं फिर डिविएट नहीं होंगे। अब ना नॉर्मल ए पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा है कि पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। और नॉर्मल बी पे पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा? नेगेटिव। नॉर्मल का वर्क डन पूरे सिस्टम पे कितना आएगा? 0। नॉर्मल का वर्क डन पूरे सिस्टम पे कितना आएगा? जीरो आएगा। 0 आएगा। तो सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे नॉर्मल वर्क डन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ना, इस पूरे सिस्टम पे कौन वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे? mg mg कर रहा है। तो फिर mg mg के करस्पॉन्डिंग तो हम, हाँ mg को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो mg के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, तो फिर सिस्टम का एनर्जी कंजर्व हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। हाँ, तो यहाँ ये नीचे वाला भी मूव कर रहा है, ऊपर वाला भी मूव कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो किसका एनर्जी कंजर्व होगा? सिस्टम का, बी का नहीं होगा। अब अगर नीचे वाला फिक्स्ड है तो ये इंक्लाइन फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है, अब नॉर्मल वर्क डन कर रहा है। नहीं अभी जीरो है नॉर्मल का वर्क डन। तो अब इसका एनर्जी कंजर्व होगा। हाँ अभी होगा। हाँ अभी होगा। अब इसका एनर्जी कंजर्व कर देंगे। समझ में आया? हाँ सर। मैं तो लोगों को इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं सर। नहीं सर। इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होता है?
जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे 0 हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो क्या, एक्सटर्नल फोर्स का नेट जीरो। एक्सटर्नल फोर्स का नेट 0, ठीक है। और फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए डी यू बाई डी एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, इक्विलिब्रियम के लिए या तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए या फिर डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ये कॉपी कर लो पहले तो। हो गया सर। हो गया। हाँ, इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं। ये x है और ये u है, और ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ये ग्राफ है, ब्लॉक पे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये ग्राफ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के बताओ ऑब्जेक्ट किस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। जहाँ जहाँ F0 है, C और E। बी और डी, बी डी और एफ। हाँ, F0 होना चाहिए ना। हाँ, पहले वाले ग्राफ। मैं नीचे वाले ग्राफ बात कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे वाले ग्राफ। सी और ई। ए सी और ई। हाँ, सी पे देखो नेट फोर्स जीरो है, ई पे नेट फोर्स जीरो है, और ए पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो ये तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम है कि नहीं। हाँ सर। अब इक्विलिब्रियम के लिए अब नेट फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा। तो फिर ये ग्राफ देख के बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम में है। बी डी और एफ। डी यू बाई डी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। डी यू बाई डी एक्स को जीरो होने के लिए इस ग्राफ का टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कहाँ कहाँ पे है, डी पे है और एफ पे है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे, ये बी पे, डी पे और एफ पे। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ पे, ए पे, सी पे और ई पे। समझ में आया? ये दोनों ग्राफ सेम है कि डिफरेंट है। किसी को डाउट है? ग्राफ है ना। हाँ हाँ, डिफरेंट ग्राफ है, अलग ग्राफ है। देखने में एक जैसा लग रहा है बट अलग चीज है। दोनों ग्राफ अलग अलग चीजें बता रहे हैं। अब ना इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऑब्जेक्ट ना इस पोजीशन में रखा हुआ है, तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है।
इसके तुम लोग माइक ऑन कर लो, जब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा लेफ्ट में डिविएट करूंगा मैं, नहीं यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं, 0 नहीं है सर। नहीं सर, 0 नहीं है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। मैं वापस चेंज करूँगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव है। तो फोर्स राइट लग रहा है कि लेफ्ट में लग रहा है? राइट की तरफ लग रहा है। और इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दो। यहाँ पे इस पे फोर्स 0 लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है। लेफ्ट की तरफ। राइट लग रहा है? हाँ, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो ना इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, भले लेफ्ट डिस्प्लेस करो राइट डिस्प्लेस करो, तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा कि उससे दूर जाना चाहेगा? वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हाँ, तो ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि डिस्प्लेस करोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वो वापस इक्विलिब्रियम के टुवर्ड्स जाना जाता है, तो वो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो। यहाँ पे उस पे फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, राइट लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है? तो इसको कौन थोड़ा सा सा यहाँ से ना ई पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया, ई पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करिए, फोर्स राइट लगेगा कि लेफ्ट लगेगा? लेफ्ट। ई से थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस करो, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट की तरफ लगेगा। राइट। राइट में। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये वापस इक्विलिब्रियम के तरफ आना चाहता है कि दूर जाना चाहता है? दूर जाना चाहते हैं। दूर जाना चाहते हैं। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको ना मैं चलो इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे भी कर देता हूँ। तो हम लोग क्या बात करते हैं, ये पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नेट फोर्स कितना है? इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नेट फोर्स कितना है? 0 है। अरे ये ग्राफ को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ है ना उसको नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस पे नेट फोर्स कितना है? 0 ही रहेगा। 0 है। इससे थोड़ा राइट शिफ्ट करो, नेट फोर्स कितना है? हर जगह 0। 0 है हर जगह। तो इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये वापस टुवर्ड्स जाना जाएगा कि अवे जाना चाहेगा कि फिर से इक्विलिब्रियम में? फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा जहाँ है वहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ये इक्विलिब्रियम में टुवर्ड्स आना चाहता है कि अवे जाना चाहता है कि फिर से इक्विलिब्रियम में? वो जहाँ पे है वहीं पे इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा वापस। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल।
अब ये तो हम लोगों ने फोर्स टेंशन एनर्जी के ग्राफ से देखते हैं। सर सर हेलो सर सर लेफ्ट हो गया। अगली क्लास में HLP रखने गए। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ अरे पता नहीं यार, माइक का समझ नहीं आता है कब काम करता है नहीं। HLP रखना है अगली क्लास में। भी आ ही रही थी तेरी आवाज सर गायब थे। अच्छा, अरे तो फिर स्टेबल और न्यूट्रल में डिफरेंस क्या हुआ, वही पूछना था मेरे को। स्टेबल एक ही पॉइंट पे वापस आना चाहे, एक ही पॉइंट पे अटेन होगा। हाँ न्यूट्रल जहाँ जाएगा वहाँ पे अच्छा ऐसे ही है, ठीक है। ऑफलाइन करेगी क्या? ऑफलाइन करेगी ऑनलाइन करेगी? आवाज आ रही है? हाँ सर। मेरा हाँ सर। वाईफाई का कोई इशू हो गया था। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे du/dx को कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है, B है कि C है? बी है बी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है B पॉइंट पे, तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। अब B पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करो। फोर्स जो होता है वो होता है -du/dx। du/dx मतलब इस ग्राफ का स्लोप। तो अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। इस ग्राफ का स्लोप देखो पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो राइट आ रहा है कि लेफ्ट आ रहा है? राइट। नेगेटिव फोर्स है। नेगेटिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? सॉरी लेफ्ट है। फोर्स नेगेटिव कैसे? अब मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ में इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट करोगे तो उसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब ये टर्म ने, तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव है मतलब राइट में लगा है।
तो ये वाला इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। सर बोलो। सर पहला वाला ग्राफ किसके बीच में है? फोर्स और पोजीशन, ऊपर नहीं, नीचे, ऊपर वाला, ऊपर वाला। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। किसी को डाउट है? वापस रिपीट करूं? समझ में आया कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? एक बार फिर से बताना। कौन सा फोर्स में? चलो मैम यहाँ पे वापस करेंगे अभी हम। अब ना हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। इस पॉइंट से लेफ्ट करते हैं तो ग्राफ में हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, मतलब राइट में लगेगा। इस पॉइंट से थोड़ा राइट भी डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब इस यहाँ पहुंच जाएंगे, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स नेगेटिव आएगा, फोर्स नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट में लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स राइट लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लेफ्ट लग रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसी को डाउट है? न्यूट्रल में रिपीट करूंगा विभूति, रुको। तो ये वाले पॉइंट हमारा कौन से इक्विलिब्रियम में आया था, स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्टेबल। और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा है कि नहीं? मैक्सिमा है। तो जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वहां पे क्या बनेगा? अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा हो रहा है, मतलब डी बाई उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ेगा, 0, और सेकंड डिफरेंशिएशन मैक्सिमा का क्या होना पड़ता है, नेगेटिव। नेगेटिव। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा क्या बनेगा, मिनिमा। मिनिमा में फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है और सेकंड डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे नेट फोर्स ऑब्जेक्ट जब एफ पॉइंट पे है तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स माइनस डी बाई डी एक्स होता है। इस ग्राफ का स्लोप फोर्स बता रहा है। 0 आ रहा है। इस पॉइंट पे देखो ना स्लोप कितना है, स्लोप 0 है, फोर्स 0 होगा क्योंकि स्लोप ही तो है, स्लोप का नेगेटिव फोर्स बता रहा है। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है। इससे थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर जाते हैं, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0 है। फोर्स भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी फोर्स 0 है। थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर जाओ तो इस पॉइंट पे भी फोर्स कितना आएगा, 0। तो ना इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा राइट शिफ्ट करके छोड़ दूंगा तो ये टुवर्ड्स आना चाहेगा, अवे जाना चाहेगा कि वापस इक्विलिब्रियम में है? वापस इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का यू जो होता है वो देखो कांस्टेंट होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जो पोटेंशियल होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट टर्म को एक करो तो भी 0 आएगा, वापस डिफरेंशिएट करो तो 0 होगा। हेलो, बोलो। हेलो।
विभूति न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझ में आया? किसी को कोई डाउट है वापस पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो। अब मुझे बताओ ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन से हैं? ACE ए सी ई, और कोई है? जी वाला जी वाला जी आगे तो हर पॉइंट पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एफ पे फोर्स 0 है क्या? एफ फोर्स 0 है क्या? नहीं, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ना ये वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। ये वाला अनस्टेबल। अनस्टेबल है। और ये वाला? न्यूट्रल। किसी को डाउट है इस आंसर में? अब ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन से हैं? BDF। डी और एफ। ये वाला स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। ये वाला? स्टेबल। स्टेबल। और ये वाला? न्यूट्रल। करेक्ट आंसर है। समझ में आया स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? यस सर। सर जी पे भी इक्विलिब्रियम होता है ना? बस यहाँ पे हमारे चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये स्प्रिंग है, ये पुली है, मासलेस है पुली, ये ब्लॉक है और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है। ये करने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ये सीलिंग है, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये नेचुरल लेंथ है और इसको हमने रिलीज किया। ठीक है, अब इसको हम रिलीज करेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये यही रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये ब्लॉक यही रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा?
नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, और अभी तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे जाएगा। अब ये जब नीचे जाएगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसका स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा। तो कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर। तो जब स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल हो जाएगा तो उस समय स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा? mg बाई की। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा? mg बाई की। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो ये ब्लॉक यहां आके रुक जाएगा क्या? स्पीड डिक्रीज होना चालू हो गया। ये ब्लॉक, हाँ, ये ब्लॉक यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहां से लेके यहां तक ना mg तो फिक्स्ड है और स्प्रिंग फोर्स जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इक्वल हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में mg बड़ा होगा, स्प्रिंग फोर्स छोटा होगा, तो इक्वल नहीं है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सलेशन भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो ये एक्सलेट करेगा। तो यहां से लेके यहां तक इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। अब यहां से लेके इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी अचानक से जीरो नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ तो होगा। वेलोसिटी है तो ये रुकेगा नहीं, ये अभी भी नीचे जाएगा। अभी भी नीचे जाएगा तो अब कौन सा फोर्स बड़ा होगा? mg बड़ा होगा कि स्प्रिंग फोर्स बड़ा होगा? अब जब नीचे जा रहा है इस दौरान कौन सा फोर्स बड़ा है, mg कि स्प्रिंग फोर्स? तो फिर ये एक्सलेट करेगा कि रिटार्ड होगा? रिटार्ड होगा। अब रिटार्ड होगा तो इसका वेलोसिटी कम होगा, कम होके कहीं पे जीरो हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। हाँ सर, अभी रुक जाएगा। अब ये मूव नहीं करेगा। अभी फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। हाँ, अब ये कहाँ फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करते रहेगा। इस पार्ट में इसका वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ, इंक्रीज। और यहाँ तक के बीच में इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा कि मैक्स होगा कि मिन होगा? मिनिमम होगा। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। तो इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कब तक हो रहा है? जब तक नेट फोर्स जीरो है तब तक हो रहा है कि जब तक जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होता तब तक हो रहा है। और जब नेट फोर्स जीरो हो रहा है ना उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? मैक्सिमम। तो तुम लोग ना कई बच्चे इसमें एक गलती करते हैं कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, तो स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है तो फोर्स बैलेंस तक लेके जाएंगे क्या वेलोसिटी जीरो तक लेके जाएंगे? वेलोसिटी जीरो तक लेके जाएंगे। तो निकालते हैं इस केस। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं?
तुम माइक ऑन रखो जिसको डाउट। हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे mg और kx इक्वल है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में mg और kx इक्वल है क्या कहीं पे भी? नहीं सर। कौन सा फोर्स बड़ा है, mg के kx? mg बड़ा होगा सर। ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा कि रिटार्ड होगा? एक्सेलरेट करेगा सर। तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे mg और kx इक्वल है। अब जब ये नीचे जाएगा तो अब कौन बड़ा होगा, mg बड़ा होगा कि kx बड़ा होगा? यहाँ पे इस पार्ट में कौन बड़ा है, mg बड़ा है कि kx बड़ा है? माइक ऑन रखो। इस पॉइंट पे mg और kx इक्वल है कि नहीं? हाँ सर। अब जब नीचे जाएगा तो उस kx उतना ही रहेगा कि इंक्रीज होगा? जब नीचे जाएगा तो kx इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। तो mg बड़ा होगा कि kx बड़ा होगा? kx तो ये एक्सलेट होगा कि रिटार्ड होगा? रिटार्ड। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा ना, तो और फिर डिक्रीज होके एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। फिर उस पॉइंट के बाद अब यहाँ पे mg और kx इक्वल नहीं है, kx बड़ा है तो अब ये ऊपर जाएगा। तो स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होता है, जब वेलोसिटी जीरो होता है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है? जब वेलोसिटी जीरो होता है। और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब एलोंगेशन मैक्सिमम होता है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है। समझ में आया? हाँ सर। और आपने अभी जो लास्ट बोला उसको एक बार फिर से बोलना। स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब तक होता है, किस इंस्टेंट में होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो रहा है? तुम बता दो। वेलोसिटी जीरो। और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्स कब होता है, जब एलोंगेशन मैक्स होता है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है? नेट फोर्स जीरो। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें ये तुम लोग होमवर्क करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टाइम हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये पुली है, ये ब्लॉक है। अभी दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अभी दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और इस ब्लॉक को हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, तो तुम लोगों को बताना कि ये मैक्सिमम के नीचे जाएगा, ये बताना है। बस ये क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पेज 1 मिनट के लिए दिखाना। और क्या? हाँ ये वाला ना। होमवर्क क्या करोगे? सर एनएलएम एचएलपी। एनएलएम का एच। हाँ सर, इसी में शायद टाइम हो जाएगा बस? 45 मिनट्स तो। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो इतना ही कर लेंगे। मतलब सर अगर ये हो गया तो उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोगों को वर्क फॉर एनर्जी का एक्सरसाइज 1 करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ठीक है सर। जो भी चैप्टर हो गया ना उसका एक्सरसाइज 1 डिस्कशन हाँ, ये करना, मतलब सर टेस्ट में भी आ रहा है तुम लोगों को।
हाँ सर वो आप दे दीजिए, वो तो चलेगा। बोलो।